तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर फिजिक्स में जो होता है, मतलब ट्वेल्थ में जो होता है, जो फेल करता है उसके लिए क्या होता है, ट्वेल्थ और टेंथ के लिए तो कंपार्टमेंटल होता है। क्या होता है? कंपार्टमेंटल होता है। तो वही क्वेश्चन मैंने कंपार्टमेंटल वाला ही क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊंगा आज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मिस जो करेगा वो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बिना देर किए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि पूछा जा रहा है आपसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला है कि भाई हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी आर डिस्टेंस पे ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू आपका होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जानते हैं के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मिलाओ कहीं, यहाँ पे आर है, ए तो होगा नहीं, आर क्यू तो होगा नहीं, यहाँ पे क्यू स्क्वायर दे दिया, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन है, आपके पास कह रहा था वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे 5 पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, 5 पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? 5 पूछा जा रहा है। 5 है ना, 5 पढ़े ना आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम पढ़ा ना आपने। 5 इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो क्यू जो होता है ना, ये जो क्यू होता है इनक्लोज होना चाहिए, किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटिंग, है ना, इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है कि आपको Q का वैल्यू 1 यूनिट दे दिया है। तो जब आप वैल्यू 1 यूनिट पुट करोगे Q की जगह पे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5 इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कह कि द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी क्या एक्वायर्ड करेगा इलेक्ट्रॉन, जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित हो रहा है, ठीक है, त्वरण को गेन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम का कोई ऐसा यूनिट होता था जिसमें हम एनर्जी को मेजर करते थे। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है मेरे भाई सब, ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्ट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है। तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, क्या होता है, फेराड होता है। क्या होता है, फेराड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक वायर है भाई, एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, ठीक है सर। मैंने वायर लिया, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर कह रहा आगे कि इसको बेंड किया जाता है। बेंड कहने का मतलब जब इसको मोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, मोड़ देंगे, इसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो जब मोड़ेंगे तो एक सर्कल बना देगा, मोड़ के क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ डायमीटर। तो सर जब एक सर्कल बनेगा, हम जानते हैं कि जब सर्कल होता है तो सर्कल के पास डायमीटर होता है, व्यास होता है ना, व्यास उसका खुद का। तो व्यास के किनारों के बीच में आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सिंपली जब मैं इस वायर को मोड़ूंगा, बेंड करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इस प्रकार से नहीं बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, इस प्रकार से नहीं बनेगा दोस्त, थोड़ा देखना। यहाँ पे 12 ओम था, ठीक है। जब इस तरह से बनेगा तो जब इसको डिवाइड करेंगे 12 ओम को, जब 12 ओम को जब मोड़ेंगे, 12 ओम वाले रेजिस्टेंस को जब मोड़ेंगे,
तो 6 ओम और यहाँ 6 ओम नहीं बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा? जरूर बटेगा। क्यों? क्योंकि एक क्या था, सिंपली एक वायर था ना। जब वायर को हम मोड़े, बेंड किए हैं, तो ये यही तो वायर है भाई, यही तो वायर है जिसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत? अब सपोज मैंने इसको ये मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम जानते हैं कि दोनों, आप देख रहे होंगे पूरा आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर 6 ओम और 6 ओम ये दोनों जो है, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों किस में कनेक्ट है, तो पैरेलल है या सीरीज में? जल्दी बताओ। तो सर ये पैरेलल में, किसमें? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आर बाय एन फार्मूला को अप्लाई करते हैं। आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस कितना है। आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 6 ओम है। और एन मतलब क्या? कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास? 2 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 ओम आपका आंसर हो जाने वाला है। कितना ओम हो जाने वाला है? 3 ओम आंसर हो जाने वाला है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कर कि व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसका उपयोग किस में करते हैं, क्या मेजर करने में? तो ईएमएफ को मेजर करने में नहीं, करंट को मेजर करने में नहीं, तो इसको चार्ज को मेजर करने में नहीं, तो इसको किस में मेजर, क्या मेजर करने में हम यूज करते हैं? तो सर इसको हम रेजिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये क्या है, एक नल मेथड है। आप याद रखोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, तो दिस इज नल मेथड, दिस इज नल मेथड। ये क्या है? एक नल मेथड है, जिस इसी की वजह से हम क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 7 नंबर में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका क्या जो है चेंज नहीं होगा, है ना। कह रहा कि रिमेन्स अनचेंज, क्या जो ऐसा चीज होगा, क्या क्वांटिटी होगा जो उसको चेंज नहीं होगा, उसका चेंज नहीं होने वाला। तो सर जानते हैं वेलोसिटी चेंज करेगा, है ना, स्पीड चेंज नहीं करेगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है, याद होगा आपको एक फार्मूला, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। आपने पढ़ के रखा होगा, पढ़ के रखा ना, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल किस में, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो ठीक है, तो सर जब हम साइन थीटा को हटाएंगे, अब जानते हैं कि साइन थीटा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब हम फोर्स लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इज इक्वल टू आएगा क्यू इंटू भी क्रॉस बी, नहीं आएगा, देखो तो भी क्रॉस बी नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो सर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी और फोर्स जो हो रहा है परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, थीटा आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री थीटा बन रहा है। ठीक है, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई साहब। तो फोर्स क्या, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह पर जब 90 डिग्री पुट करोगे, तो आप जानते हैं वाली बात थी कि सर कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, जल्दी बताओ। 0 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चेंज इन क्या, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उल्टा मैंने लिख दिया, 1 मिनट माफ कीजिएगा, है ना। क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, पावर वाला चैप्टर में क्लास 11th का फिजिक्स में, है ना, कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो सर वर्क डन हमारा 0 है, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा।
अब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आता है सर, तो कोई भी चीज़ स्पीड में होता है, कोई भी चीज़ मोशन में होता है, उसके पास कौन सा एनर्जी आता है, तो काइनेटिक एनर्जी आता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका बहुत काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और क्या स्पीड दोनों आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ये दोनों आपका चेंज नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाने वाला, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आप देखते होगे जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास कर रहे होगे फिजिक्स का, जहाँ भी फिजिक्स का आप ऑफलाइन क्लास कर रहे होगे, है ना, कहीं कोई टीचर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं बताता है, कहीं भी नहीं बताता है। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हो डीप फिजिक्स, है ना, आप यदि डीप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इस प्रकार के चाहते हो कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली सीखूं, तो आप गिरिडीह में आप सोनू फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, सोनू फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सोनू फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बरगंडा में आपको मिलने वाला है इसका कोचिंग। कोई दिक्कत? तो सर मैं किसी का वो नहीं कर रहा, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, किसी का प्रचार नहीं कर रहा। ठीक है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिजिक्स दोस्त रट्टा नहीं मारा जाता। ठीक है, और जानते हो आप कि फिजिक्स को मैक्सिमम टीचर रटवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं जहां आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यकीन मानो फिजिक्स का फील नहीं आ गया तो फिर मेरे को आके बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर लेंथ एल है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, जिसको रखा गया पैरेलली, जहां भी पैरेलली बोल दिया। ठीक है, थोड़ा दिमाग में आपको सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक कंडक्टर रखा गया यहाँ पे पैरेलली। ठीक है, एक कंडक्टर को रखा गया पैरेलली, तो सर यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनने वाला है, जल्दी बताओ कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पर सर एंगल बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा? एंगल थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? कौन सा फॉर्मूला? कि सर जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है भाई, तो साइन 0 कितना होता है? 0। दैट मीन्स फोर्स विल बी 0, फोर्स विल बी 0। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गिला शिकवा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह द मोमेंटम ऑफ फोर्स कपल अप्लाई ऑन द मैग्नेट बाय मैग्नेटिक फील्ड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? MB साइन थीटा, MB साइन थीटा, साइन थीटा हटेगा तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो M क्रॉस B आपका हो जाएगा, M क्रॉस B आपका हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है मटेरियल है जिसका सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होता है। आपसे काई एम पूछा जा रहा है। आपने ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा कि सर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, या डायमैग्नेटिक होगा, या पैरामैग्नेटिक होगा, या फेरोमैग्नेटिक का होगा ससेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम किसका होता है? डायमैग्नेटिक का होता है, फिर पारा का, और सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक का होता है, फेरोमैग्नेटिक का होता है। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंज लॉ है ना, जो कि बहुत फेमस लॉ है, आपने इसको पढ़ा ही होगा कि लेंज लॉ जो होता है कंसिक्वेंस करता है। ठीक है, बताता है किसके ऊपर काम करता है, वो किसके कंजर्वेशन के ऊपर वो काम करता है। कर लेंज का नियम संरक्षण सिद्धांत किसके परिणाम है। ठीक है, तो सब जानते हैं कि लेंज लॉ में क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है। क्या होता है?
एनर्जी कंजर्वेशन होता है। आपको याद होगा, मैंने ये लूप वाला तो बता के ही रखा है आपको, यदि आपने देखा होगा मेरा लेक्चर तो आपको याद होगा। ठीक है, जब ये मैग्नेट को हम आगे पीछे मूव करते थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे भाई। जब आप देखोगे ना लेक्चर अच्छे से तो आपको फील आ जाएगा लेंज लॉ के ऊपर। लेंज लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, एनर्जी कंजर्वेशन होता था। क्या होता था, एनर्जी कंजर्वेशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मेजर्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है किसी भी कॉइल में, इसको मेजर किया जाता है। तो सर आपने इनर्शिया के बारे में सुना होगा, जड़त्व, है ना, आपने जड़त्व के बारे में सुना होगा। और इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या मतलब होता है कि कोई भी बॉडी यदि स्टेट में है, ठीक है, आपने तो क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 6 है या तो 7 है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन गति का नियम पढ़ा होगा आपने। तो न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ दिए थे। तो फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा मोशन ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इस तरह से इस तरह करके पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सर इनर्शिया का मतलब होता है कि यदि कोई बॉडी स्टेट में है, कोई बॉडी स्टेट में, तो बोलेगा हम स्टेट में रहेंगे। कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, बोलेगा हम मूव करते रहेंगे। ठीक है, मतलब हमेशा अपनी गति को क्या करेगा, हमेशा अपनी एक्टिविटी को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम पढ़ रहे थे क्या, एसी, सॉरी एसी का नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का, EMI का है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ रहे होंगे तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि सर जब ये बैटरी है, सपोज मैंने बैटरी लिया, ठीक है, यहाँ भी वोल्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे एक इंडक्टर लिया, यहाँ पे क्या लिया, एक इंडक्टर लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको जब हम एक्सटर्नल सोर्स से जब इसको जोड़ें, जब इसमें करंट जाएगा तो होगा क्या, कभी कभी सिचुएशन में होता है कि करंट जो होता है घटने लगता है, करंट जो होता है घटने लगता है या फिर करंट बढ़ने लगता है। उस टाइम क्या होगा कि जो करंट बढ़ेगा उसको अपोज करेगा और जो करंट घटेगा उसको क्या करेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, कि भाई ये चाहेगा, यदि करंट घट रहा है तो मैंने क्या बोला, इनर्शिया का मतलब क्या हो रहा है, अपोज करेगा हमेशा। यदि करंट घट रहा है तो उसको क्या करेगा, घटने नहीं देगा। ठीक है, कि बोलेगा कि बढ़ते ही रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक इनर्शिया का काम हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाने वाला, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया आपका हो जाने वाला सही, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, करें नेगेटिव साइन जो आप देखते हो, नेगेटिव साइन आप जो देखते हो ये फार्मूला में, E इज इक्वल टू -dφ/dt के फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है, तो ये क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो जानते हैं हम क्या इंडिकेट करता है। तो इंड्यूस EMF अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूस हीट। ठीक है, मतलब आपने लेंज लॉ में पढ़ा होगा ना, लेंज लॉ फिर से आ गया सर, लेंज लॉ फिर से आ गया। यहाँ पर क्या कहेगा लेंज लॉ, वही तो कहता है कि हमेशा अपनी क्या करेगा, जो इसको प्रोड्यूस किया है उसी का क्या करेगा, अपोज करता है। कौन, लेंज लॉ। तो सर यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, जो इंड्यूस किया EMF उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात है नहीं, जो क्या लिखा है यहाँ पर, EMF इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। नहीं सर, इसका रीजन है, इसमें नेगेटिव हमेशा नहीं लिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है करंट डेंसिटी इज नेगेटिव, नहीं, इसमें भी ये भी नहीं होगा आपका, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 14 नंबर है आपका, क्वेश्चन 14 नंबर है, क्या द मीन वैल्यू ऑफ NaC। ठीक है, NaC का मीन वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में, तो सर AC का कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, AC का एक कंप्लीट साइकिल में कितना होता है, जल्दी बताओ। जीरो नहीं होता है, हमने पढ़ा है क्या होता है, जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, यार विच लॉ कौन सा लॉ है जो बताता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड। कि सर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका वेरिएशन हमको कौन लॉ बताता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। और
एग्जाम पॉइंट व्यू से 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी बनता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहें निम्नलिखित में से कौन है जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे ज़्यादा लैम्बडा होता है, वेवलेंथ होता है। तो सर सबसे ज़्यादा किसका होगा, माइक्रोवेव का होगा। क्या हो, किसका होगा, माइक्रोवेव का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इनमें से कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है जो बनाता है एक वर्चुअल इमेज को बनाता है और स्मॉल बनाता है किससे, तो ऑब्जेक्ट से। स्मॉल बनाता है किससे, तो एक ऑब्जेक्ट से। तो सर हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो क्या करता है, तो इमेज को वर्चुअल बनाता है और स्मॉल बनाता है, स्मॉल बनाता है किससे, तो ऑब्जेक्ट के कॉम्परेटिवली। ठीक है, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में, का रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्शन जो होता है किसके वजह से होता है। तो सर जानते हैं कोई कोई लाइट, सपोज ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका डेंसर मीडियम में कंसीडर कर रहा हूँ, क्या मीडियम कंसीडर कर रहा हूँ, डेंसर, और ये आपका क्या है, रेयरर है। ये क्या है आपका, रेयरर मीडियम है। कोई दिक्कत। अब जब रे ऑफ लाइट पड़ता है, जब रे ऑफ लाइट पड़ता है जानते सर थोड़ा सा बेंड कर जाता है लाइट, क्या करता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्शन, ध्यान से पढ़िए, रिफ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन नहीं कहा इन्होंने, रिफ्रैक्शन कहा है। तो रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो स्पीड लाइट का चेंज होने के वजह से होता है, स्पीड लाइट का चेंज होने की वजह से होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वेव फ्रंट इज अ सरफेस इन विच, वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट जो होता है एक सरफेस होता है जिसमें, जिसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि ऑल पॉइंट आर सेम इन फेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है अ पेयर ऑफ पॉइंट इन अपोजिट फेज। नेक्स्ट है कि ए पॉइंट जो होता है, एक पेयर ऑफ पॉइंट जो होता है उसका फेज डिफरेंस π/2 मतलब 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, एक गलत बात है, रिलेशन तो उसके बीच में होता ही होता है। तो सर यहाँ पर हमने जब पढ़ा है वेव फ्रंट के बारे में, आप जब पानी में पत्थर को फेंकते हो, जब पानी में पत्थर को फेंकते हो तो क्या होता है, आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से उसके चारों ओर बनते बनते दूर फैलता हुआ चला जाता है, दूर फैलता हुआ चला जाता है। जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो सर होता क्या यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं, इसका सपोज मैं इसका पार्टिकल की बात कर रहा है, इसका पार्टिकल की बात कर रहा है, और यहाँ का पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ का बात कर रहा है, यहाँ का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो सर जितने भी होते हैं पॉइंट इसके ऊपर, किसके ऊपर, तो वेव फ्रंट इसको कहा जाता है, उसके ऊपर जितने भी होते हैं सारे एक फेज में होते हैं और सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, सेम फेज में आपका ऑसिलेशन कर रहा होता है। ना इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, ना इसके बीच में कोई एंगल बनता है। इसके बीच में कितना एंगल बनता है, तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब सर ऑप्शन नंबर ये में कह रहा है कि जितने भी पॉइंट होते हैं सारे सेम फेज में होते हैं। इन्होंने पॉइंट नंबर ये में सही कहा है, मतलब आपका आंसर ये हो जाने वाला है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन व्यू इन वाइट लाइट शॉप बबल सो कलर बिकॉज ऑफ। ठीक है, कि सर जब भी हम एक बबल है, एक साबुन का बुलबुला है, अब जैसे आप साबुन का बुलबुला लगाते हो जब वहाँ पे बबल प्रोड्यूस होता है, जब आप बबल पे लाइट जलाते हो, है ना, जब बबल पे आप लाइट मारते हो तो बबल में आपको कलर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखा ही जरूर होगा कि जब सपोज ये बबल है, बबल पे जब लाइट जलाते हो, ठीक है, व्हाइट लाइट, तो यहाँ पर कलर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, यहाँ पर
डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिखाई देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिखाई देता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या दिखाई देता है सर, तो कलर दिखाई देता है। तो कैसे देता है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिखाई देता है, कैसे, तो सर इंटरफेरेंस की वजह से, किसकी वजह से, इंटरफेरेंस होता है सर वहाँ पे, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कलर नहीं दिखाई देगा। कोई दिक्कत, कुछ समस्या, ठीक है। तो और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फोटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सपोर्ट करता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक किसको सपोर्ट करता है भाई, तो वेव नेचर ऑफ लाइट को, नहीं सर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, यस मैंने पढ़ा है फोटोन के बारे में, नहीं पढ़ा है क्या तुम लोग, बोलो जल्दी बोलो, फोटोन के बारे में कौन नहीं पढ़ा है, फोटोन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि सर फोटोन क्या होता है, एक एनर्जी पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट किसका होता है, तो लाइट का होता है, जो क्या कहता है, ट्रैवल करता है, जो कि हमें लगता है कि लाइट हमारे पास जो आती है कॉन्टिन्यूसली आती है, लेकिन नहीं रे भाई साहब, लाइट जो होती है ना डिसकॉन्टिन्यूअस में आती है, हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है, इसके बीच में जो गैप होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें एहसास नहीं होता है कि लाइट कट कट के आ रही है, बट एक्चुअली में लाइट जो होती है कट कट के आ रही होती है, हमें लगता है कि लाइट कॉन्टिन्यूसली किसी भी लाइट सोर्स से इमिट हो रही है, विच इज रॉन्ग, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। दैट मीन्स आपका पार्टिकल नेचर को शो करता कौन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गिला शिकवा। नेक्स्ट है करके इन द बोहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि इन बोहर मॉडल में क्या था, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या ऑब्जर्वेशन सही है, ठीक। तो कह रहा है रेडियस ऑफ एन एनथ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√n, नहीं, द रेडियस ऑफ एन एनथ ऑर्बिट इज 1/n, गलत, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनथ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं भाई साहब क्या क्या तुम लिख रहे हो, हमने सिंपली पढ़ा है कि रेडियस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के, रेडियस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के, जो कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, दैट मीन्स आपका आंसर ये नंबर का सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कहता है सोडियम न्यूक्लियस, सोडियम न्यूक्लियस सोडियम कंटेन करता है, ठीक है, आपको ये सोडियम दे दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, तो सर हम जानते हैं, अति मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक मास में क्या करते हैं अपन, तो एटॉमिक मास में क्या करते हैं अपन, एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, घटाते नहीं है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। तो क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास को घटाते हैं, ठीक है। तो सर एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 23 है, 23 में जब 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, तो 12 क्या आएगा मेरे पास, न्यूट्रॉन आने वाला है, कितना आने वाला है, 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि आप भी आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी गैप इज द ग्रेटेस्ट इन, भाई एनर्जी गैप ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, तो हमने सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो सर मैंने पढ़ा एक दो बैंड होता है, कौन कौन सा होता है, तो एक को कहते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, दूसरा कहता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, यही तो बोलते कि नहीं, बोलो जल्दी, यही बोलते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बॉन्ड में, सपोज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत, तो सर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या कि आपसे पूछा रहा कि एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है किसमें, तो आपने इंसुलेटर का नाम सुना होगा, जिसको कहा जाता है जिसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर में करंट फ्लो करता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इंसुलेटर मटेरियल भाई, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो कुचालक, है ना, आप हिंदी में कहते हो कुचालक, आपने पढ़ा कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, तो ऐसे में कुचालक आपने पढ़ा होगा, जो करंट को फ्लो करने का खुद से अलाउ नहीं करता है। तो सर जब ये नहीं करेगा अलाउ, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा,
और नहीं कब नहीं जा पाएगा, जब इसके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ध्यान से सुनना कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को फ्लो कैसे करेगा, और फ्लो जब नहीं करेगा तो जब फ्लो नहीं करता है तो किसका प्रॉपर्टी होता है, तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का अलाउ नहीं करता है। ठीक है, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, और ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन इज। तो आपने पढ़ा है पीएन जंक्शन आराम से आप बना सकते हो, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आपका डिप्लेशन लेयर होता है नहीं होता है। तो पूछा जा रहा है किसमें आपका डिप्लेशन लेयर, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिंपली पूछा जा रहा है कि डिप्लेशन लेयर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इंक्रीजिंग बाय रिवर्स बेसिंग, कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, गलत बात। कह रहा है इंक्रीजेज बाय फॉरवर्ड बेसिंग, गलत बात। कह रहा है डिक्रीजेज बाय रिवर्स बेसिंग, ये भी आपका गलत है। मतलब इंक्रीज्ड बाय रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग के द्वारा क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। आशा करते हैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, है ना, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में जल्दी से एक दिल बना दो, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।